नमस्कार, मैं हूं सुनीता प्रसाद, शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित परीक्षा की तैयारी कार्यक्रम से। एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज मैथमेटिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नथिंग यू कैन डू। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में चाहे हमें समय देखना हो या किसी चीज़ को अपने दोस्तों में या अपने परिवार में बांटना हो या फिर हमें किसी चीज़ को खरीदना हो या बेचना हो या किसी को फ़ोन ही क्यों ना करना हो, हमारी मुलाकात गणित से होती ही है। आज हम बात करेंगे, आप समझ ही गए होंगे, कक्षा 10वीं गणित विषय में परीक्षा की तैयारी कार्यक्रम के अंतर्गत। और हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं शिक्षा विभाग में कार्यरत श्रीमती टी.के. रजिता मैम, जीटीटी मैथ्स, और श्रीमती सिबी चेलियन, जीटीटी मैथ्स। मैम, आप दोनों का स्वागत है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कार्यक्रम का शुरुआत करती हूँ। मैम, इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड ने 2021-22 में सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा टर्म वाइज करवाने का निर्णय लिया। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहे और टर्म 2 सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों में भी और उनके अभिभावकों में भी इस पैटर्न को लेकर कुछ अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं, थोड़े से बच्चे नर्वस भी हैं। तो क्या आप इस पैटर्न के बारे में बच्चों को कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को टर्म 2 एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ तक मैम ने सिलेबस के बारे में कहा है, तो बच्चों को सिलेबस के बारे में उनके जितने भी चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करना, उनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। टर्म 1 हो चुका है। टर्म 2 में टोटल चैप्टर्स 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद आता है सर्कल्स, देन कंस्ट्रक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड लास्ट स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो आप लोगों को चैप्टर्स में और इसमें जो है कुछ पोर्शन डिलीटेड भी हैं, तो वो आप लोगों को आपके शिक्षकों ने बताया होगा कि कौन से पोर्शन डिलीटेड हैं। ओके, तो चैप्टर्स के बारे में मुझे लगता है बच्चों को आइडिया है और उनको पता है कि डिलीटेड पोर्शंस कौन कौन से हैं। और मैं थोड़ी सी मार्किंग स्कीम के बारे में, अच्छा हाँ बिल्कुल, बच्चों को थोड़ा सा वेटेज ऑफ मार्क्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दो हमारे जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 2 लेवल के क्वेश्चन पेपर 2 टाइप्स के आएंगे। एक है बेसिक और स्टैंडर्ड, क्योंकि ये केवल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट में साइंस वगैरह में नहीं है। तो हमारे बच्चों ने कुछ बेसिक लिया है और कुछ ने स्टैंडर्ड लिया है। तो अगर हम वेटेज देखें तो दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है बेसिक एंड स्टैंडर्ड में, और चैप्टर सेम है, सिलेबस सेम है, बस उनका जो मार्किंग स्कीम है चैप्टर वाइज डिफरेंट है। ओके, तो उनकी सुविधा के लिए हमने एक स्लाइड बच्चे देख सकते हैं कि कुछ बच्चों को जो है किन किन चैप्टर्स में फोकस करना है, बेसिक वालों को, और स्टैंडर्ड वालों को किन किन चैप्टर्स में फोकस करना है, आइए आप स्लाइड पे देख सकते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है बच्चों को, क्योंकि बात ऐसा है कि जो लेवल के पेपर्स हैं स्टैंडर्ड और बेसिक, इसमें क्लियर बच्चे ये रहे कि चैप्टर्स वो 7 चैप्टर्स कैसे हैं, ओनली वेटेज ऑफ मार्क जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, यूनिट वाइज सेम है, उसमें बस चैप्टर वाइज बच्चों को बस 2 चैप्टर्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। जैसे यूनिट है, बोलते हैं अलजेब्रा, तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आ रहा है, तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए मार्किंग स्कीम में डिफरेंस है। ऐसे वेटेज देखा जाए तो दोनों का 10 मार्क्स ही है। मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा क्लियर हुआ, बच्चों को क्लियर हो गया होगा पैटर्न से जो मार्किंग स्कीम है। बच्चों में ही नहीं, अभिभावकों में भी गणित विषय को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं। एक फोबिया सा बना हुआ है कि मैथमेटिक्स जो है बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, उस पर कितनी भी अच्छी तरह से वो तैयारी क्यों ना कर ले, मैथ्स एग्जाम में उन्हें मार्क्स अच्छे नहीं आते। बच्चे जब मैथ्स का एग्ज़ाम होता है तो डरे हुए होते हैं, डरे हुए से एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कभी कभी बहुत ही डाउन हो जाते हैं। तो क्या मैं आप बताएंगे कि बच्चों को किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए, उनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए ताकि अलॉटेड टाइम पीरियड के अंदर वो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर कर सके?
सुनीता मैडम, आपके इस प्रश्न का और बच्चों में फैले इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ ही शुरू करूंगी। ऐसा कहा गया है कि मैथ्स गिव्स अस द होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। गणित एक ऐसा विषय है जो हमें आशा देती है कि हर समस्या का एक हल होता है। तो हम इसी पॉजिटिविटी के साथ इस सब्जेक्ट को लें, क्योंकि हमें मैथ्स को एक अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट करना है। दिस इज़ वन ऑफ योर अदर 4 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स में ये एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस पॉजिटिविटी के साथ ही लें, इंटरेस्ट के साथ मैथ्स पढ़ने के लिए बैठें। बस उसमें जो तैयारी करने का जो ढंग है वो थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि आप मैथ्स में बिल्कुल मेमोराइज नहीं कर सकते। मेमोराइज नहीं कर सकते का मतलब है कि मेमोराइज करने से आप वहाँ जाके उतना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। द मेन फंडा ऑफ मैथमेटिक्स इज अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आप हर स्टेप को अच्छी तरह से समझकर और उसके अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है उस डाउट को कैरी ना करें, उसको क्लियर करते हुए ही आगे जाएं। तो और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आप उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। द मोर यू सॉल्व द मोर यू बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। इसीलिए कहते हैं कि टू लर्न मैथमेटिक्स टू डू मैथमेटिक्स। इसके बाद जो है हमारा मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है वो इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। तो जब आप तैयारी करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 7 लेसन्स हैं उसमें जो 5 लेसन्स हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको क्या करना है कि इन लेसन्स का जो फॉर्मूलाज हैं उनको सेपरेटली लिखना है। आप चाहे तो एक नोटबुक बना सकते हैं या फिर अपने स्टडी रूम में आप एक चार्ट बना सकते हैं जिसे कि आप हमेशा देखें और उसे प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगी, वहाँ पे भी आपको मेमोराइज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में द n टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहाँ पे जो हर एक वेरिएबल जो यूज़ किया गया है उसको आप समझें कि वहाँ पे a क्या है, वो फर्स्ट टर्म है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब उसको याद करें तो उसमें इन्वॉल्व हर वेरिएबल को अच्छी तरह से समझें और फिर उसको हमेशा याद रखें, ठीक है। और उसके बाद जो है कि अभी होता है कि हमारा जो मैथ्स पेपर और जो हमारा उससे पहले वाले पेपर के बीच में आपको 7 डेज़ का आपको एक टाइम मिल रहा है, तो आपको अच्छी तरह से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट बिफोर प्रिपरेशन। अभी देखिए ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ में रूम में जाना है। आपको यहाँ वहाँ जो आप सुन रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स जो आपको बताएंगे कि मैंने वो सॉल्व किया, मैंने ये नहीं किया, अब उसमें सब ना जाए। काम माइंड से आप वो क्वेश्चन पेपर लें और वो जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है उसमें आप क्या करें, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें। उसमें आप उन क्वेश्चंस को मार्क करें जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप जब इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आप और अच्छी तरह से आप कर पाओगे। और एक और बात याद रखिए, आप कोशिश करें कि आप कोई क्वेश्चन न छोड़ें। और यहाँ पे और एक बात होता है, पूछते हैं बच्चे कि क्या हमको सेक्शन वाइज ही अटेम्प्ट करना है या सेक्शन वाइज बच्चों को थोड़ा सा आइडिया दे देना है कि सेक्शन केवल मार्क्स को दिखाता है कि सेक्शन ए जो है 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के सेक्शन बी होंगे एंड सेक्शन सी जो है 4 मार्क्स के होंगे। तो यू कैन आंसर इन एनी ऑर्डर, पर आपको वो क्वेश्चन नंबर जो है उसको क्लियरली मेंशन करना है। और याद रखिए कि आप कोई स्टेप्स न छोड़ें, क्योंकि आपको हर स्टेप को कवर करते हुए ही आपको मार्क्स, टोटल मार्क्स मिलते हैं। और आप जब क्वेश्चन को अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार 3 बार जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉल हो जाता है कि हम वो कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जी हाँ, जैसे कि सिब्बी मैम ने बताया कि पॉजिटिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चे, हमें उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। रचिता मैम, जैसे कि आपने बताया जब आप सिलेबस डिस्कस कर रहे थे पैटर्न में कि टोटल 7 चैप्टर्स होंगे, तो इन 7 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ ईजी होंगे और कुछ स्कोरिंग चैप्टर होंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह क्लास में अलग डिफरेंट IQ लेवल के बच्चे होते हैं,
सारी। तो बच्चों को किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना चाहिए जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैम। जैसे कहते हैं ना कि अभिशाप वरदान में साबित हो गया है, तो इस सेशन में बच्चों को बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है, क्योंकि एक तो उनका चैप्टर बहुत ही लिमिटेड है और उसमें से भी कुछ पोर्शंस जो हैं डिलीटेड हैं। डिलीटेड ओके, तो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें हम सारे बच्चे हमारी क्लास के जो एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, जितने भी हमारी क्लास के सारे बच्चे हैं, ये 2-3 चैप्टर्स में मार्क्स पूरा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर मेरे दिमाग में जो आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी शिक्षक जो पहला चैप्टर लेंगे वो है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ओके, तो उसमें जो है बस मीन मीडियन मोड ही करना है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, जिसमें मीन मीडियन मोड ही पढ़ने से बचते हैं बच्चों को। ज़्यादा फोकस फॉर्मूला बेस्ड है ये तो, और हर बच्चे को बहुत कर पाएंगे, बहुत आसानी होगी उनको, मुझे लगता है जहाँ तक। और कंस्ट्रक्शन भी जो है उसमें क्या है कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आप वो प्रोसेस अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी क्या है, कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। बस उसमें आपको 2 ही पढ़ना है, जिसमें डिविजन ऑफ लाइन सेगमेंट है और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स। बस इस 2 पढ़ने से काफ़ी है बच्चों को। और जो एलजेब्रा पार्ट में जो 2 लेसन्स आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप सिर्फ फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे कंसंट्रेट करें तो यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। और एपी में जो है अगेन nth टर्म और सम ऑफ द टर्म्स, इसमें कंसंट्रेट करें क्योंकि इस बार एप्लीकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीटेड है। जी हाँ, तो आप मेन जो है स्टैटिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, देन एपी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आप फोकस कीजिए, तो हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जैसे आपने स्कोर के बारे में बताया, स्कोरिंग जैसे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं जब वो एग्जाम्स लिखते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे आपने बताया, तो कुछ बच्चे जो हैं शॉर्ट में आंसर करते हैं। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो शॉर्ट में आंसर लिख देते हैं, 1 या 2 स्टेप में लिख देते हैं, और उनका जो मेन उनका मोटो होता है कि हमारा जो टाइम है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें सेव करना है। तो क्या ऐसे स्टेप को स्किप करना ये सही रहेगा या स्टेप्स में भी मार्किंग होती है? इसके बारे में आप कुछ बताइए। अब ऐसा है कि जो हम लोग का टोटल मार्किंग होता है, चाहे वो 2 हो, 3 हो या 4 मार्क्स हो, उसमें ऐसा नहीं है कि वो पूरा जो क्वेश्चन सही होता है तभी वो फुल मार्किंग जाता है। ईच स्टेप हैज़ अ मार्किंग, तो हर स्टेप बच्चे को करना है, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। जी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इवैल्यूएशन होता है तो हर स्टेप्स के लिए मार्किंग होता है। आई कैन एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन जो है, एपी का क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंस बताना है A25 - A15 और एक एपी दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले अगर आप सिर्फ लिख लें कि A = 6 एंड D = 3, आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद आप A25 निकालें तो अनदर हाफ मार्क मिल जाता है आपको, फिर A15 के लिए अनदर हाफ मार्क, और फाइनली जो आंसर अनदर हाफ मार्क। और हो सकता है कि इस बीच में आपने जैसा A25 है वो गलत आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पूरा 2 मार्क्स चला जाएगा। आपको जो पहले जो स्टेप्स आपने किए हैं उसमें आपको पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे। उसी तरह 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें जो है हर स्टेप के लिए मार्किंग दिया हुआ है। तो बच्चे ज़रूर ध्यान दें कि वो हर स्टेप को करें, और फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला से शुरू करें ताकि वो उनका कोई भी मार्क्स मिस आउट ना हो। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो बच्चे नहीं जानते हैं, पूरा आंसर वो नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उनको वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें टर्म स्टेप वाइज जो है मार्किंग होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें स्टेप वाइज आंसर करना है। मैम, जैसे कि CBSE ने एक नई टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन पेपर में, वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, और अगर बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है तो उसे किस स्ट्रैटेजी से उसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि उसका टाइम भी बचे और वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से दे सके। बिल्कुल। तो अभी के जो कॉन्सेप्ट हमारे जो न्यू पैटर्न एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 क्वेश्चन जो है इस पे केस स्टडी पे बेस्ड है। तो बच्चों को सबसे पहले तो देख लेना है क्वेश्चन पेपर पे 13 एंड 14 क्वेश्चन स्टडी बेस्ड ये है क्या।
ये है क्या केस जो ये है, जो केस बेस्ड स्टडी होता है वो एप्लीकेटिव क्वेश्चंस होता है कि जो हमने जो पढ़ा हुआ है उनका एप्लीकेशन ही इसमें आता है। तो सबसे इसमें बेसिस क्या होता है कि आप वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करें। यूजुअली वो क्वेश्चन एक सिचुएशन पे बेस्ड होता है, लेकिन हमें बहुत टाइम उसको बार बार रीड न करते हुए हमें वहाँ पे समझना है कि कौन सा केस लिया गया है, आइडेंटिफाई क्वेश्चन। अगर वो पढ़ के हमें समझ नहीं आता है कि वो कौन सा लेसन से है, द बेस्ट मेथड विल बी उसके नीचे 2 क्वेश्चन हैं, आप उसको रीड करें, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, उसके बाद वो अगर जैसे ही बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है उससे पता चल जाता है कि ये लेसन से रिलेटेड है, तो वो ऑब्वियसली वो अपने जो पढ़ा हुआ वो रिकलेक्ट कर पाता है। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि एक सिचुएशन देना चाहती हूँ कि जैसे आलोक अपने फैमिली के साथ में जयपुर गया, वहाँ पे जाके उसने वेकेशन पे वे लोग टूर पे गए हैं, सैर पे गए हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने एक टेंट में उन्होंने नाइट स्टे किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन ऐसे सिचुएशन ऐसे दिया जाता है कि वो टेंट जो है जो सिलिंड्रिकल शेप था, उनका जो टॉप है कॉनिकल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं कि डायमीटर इतना है, उसका हाइट इतना है, टेंट का हाइट इतना है, वगैरह वगैरह। तो बच्चे क्या करते हैं, मेनली बच्चे जो है अपने ट्रैक से हट जाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि वो स्टोरी पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली उसको बच्चों को ये चाहिए कि उसमें जो कंटेंट है वो उसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर से उसको रिलेट करना होता है। तो अगर जब बच्चा चैप्टर से उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेट कर पाता है, तब जाके उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो उसको सॉल्व करने में उसे आसानी होगी। तो इसमें टिप्स देना चाहेंगे कि जो कि काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लेंथी होता है, तो पढ़ने में रीडिंग करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को टाइम से, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए, कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता कि चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है, तो बच्चों से हम चाहेंगे कि आप वो क्वेश्चन रीड करें। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम है दैट मीन्स सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, तो आपने उसको बस ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा कि उस चैप्टर से है, आपको कौन सा फॉर्मूला उसमें डालना है। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो पिक्चर बेस्ड है, पिक्चर्स है, तो आप देख के ही आप पता लगा पाएंगे कि बोलने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा टाइम वो जो लेंथ ऑफ क्वेश्चन देकर उसमें ना डिस्टर्ब हो, अगर स्टोरी समझ आ जाए। तो बच्चों, जैसे कि मैम ने बताया कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें स्टोरी टाइप और पिक्चर होता है। आप पिक्चर पे और स्टोरी पे ना जाकर आप पॉइंट जो मेन उसको आइडेंटिफाई करना है उसे आप ध्यान में रखिए। मैम, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में थियरम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो बच्चे जो है वो थियरम बेस्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे उसे नहीं सॉल्व करते हैं या छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा करना सही रहेगा या फिर उन्हें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए? अब ऐसा टीचर मैं कहूँगी कि कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको जो इजी क्वेश्चंस है, आपको जो लगता है कि क्वेश्चंस इजी है, वहाँ से शुरुआत करना है। और थियरम बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपको डायरेक्टली थियरम नहीं आता है, इट विल बी बेस्ड ऑन द थियरम। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है, उसके बाद क्या करना है, उसका जो फिगर है रिलेटेड टू द क्वेश्चन उसको बनाना है अकॉर्डिंग टू व्हाट द सिचुएशन इज गिवन। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ही, क्योंकि थियरम बेस्ड क्वेश्चन में आपको गिवन दिया जाएगा, अब गिवन जो दिया गया है उसको लिखें, उसके बाद देखिए कि क्या प्रूव करने के लिए पूछा गया है और रिलेट करें कौन सा लेसन से। अब तो ये सर्कल से ही आएगा, तो वहाँ पे जो थियरम आपने पढ़ा है देखिए कि कौन सा थियरम इसमें एप्लीकेबल होता है, और वो जब आप उसको करें तो आप थियरम को भी मेंशन करें, तो आप ज़रूर उसमें स्कोर कर पाएंगे। इवन अगर क्वेश्चन उसे कंप्लीट नहीं भी आती है तो उसमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, और डायग्राम अगर वो बनाते हैं तो भी उनको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैम, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में देखे गए हैं, बच्चे जो हैं वो पेपर को बहुत ही सजा कर और सुंदर तरीके से लिखते हैं, तो क्या मैथमेटिक्स में भी प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर होना ज़रूरी है? लाइक रफ वर्क कहाँ करें या उनको किस तरह पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो
प्राप्त कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूँगी, क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ सबको अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, वैसे ही कुछ है। आपको बहुत सारे कलर पेन्स यूज़ करके आपको अपना पेपर नहीं सजाना है, आपको बस ब्लू पेन यूज़ करना है, लेकिन आपको एक तरीके से करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तो आपको जो भी कैलकुलेशन वर्क करना है वो राइट साइड में करना है, और वहाँ पे भी नीटली करें ताकि आप जब रीचेक करें तो वो कैलकुलेशन वर्क को आप चेक कर सकते। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारा यहाँ जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ज़रूर ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा और फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, आप कहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करेंगे? आपके मैथ्स पेपर में यूज़ करेंगे। तो रिमेंबर टू यूज़ ऑल द ज्योमेट्रिकल टूल्स इन योर वेयर एवर यू आर ड्राइंग द फिगर। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्री हैंड से फिगर नहीं बना, और कंस्ट्रक्शन जो है आपको जो प्रोट्रैक्टर, आपको कॉम्पस और स्केल यूज़ करना है, उसी को यूज़ करके बनाना है, उसमें अच्छी तरह से लेबलिंग करना है। तो क्या होता है कि आपका जो कंस्ट्रक्टेड फिगर जो होता है वही बता देता है कि आपको आपने क्या प्रोसेस यूज़ किया। इवैल्यूएटर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नहीं पढ़ता है, वो आपको डायरेक्टली मार्क्स दे देता है। तो आपको कंस्ट्रक्शन जो है बच्चे कभी कभी पेन से भी कर देते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो पेंसिल से? ज़रूरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो कंस्ट्रक्शंस जो है आपको बिल्कुल पेंसिल से ही आपको यूज़ करना है, पेंसिल ही यूज़ करना है। और कई बच्चे जो है जो एंगल्स वगैरह होता है वो ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करके बना लेते हैं, जबकि हमें 10th आप जो लिख रहे हैं वो एग्ज़ाम लिख रहे हो तो उस पर आपको केवल प्रोडक्टर ही यूज़ करना है। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि नीटनेस, जहाँ तक सवाल है नीटनेस का, तो कई बच्चों का हैंड राइटिंग जो है अच्छा नहीं होता है, कई बच्चों का बहुत सुंदर होता है, कई बच्चे जो है अच्छा लिख नहीं पाते हैं उनका, तो उनसे मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी कि वे स्पेस दें, हर स्टेप्स के बीच में एक स्पेस दें, ताकि इनकेस अगर वो गलत भी हो जाए तो जस्ट एक कट करके उसके साथ उसके नीचे यही बस हम बताना चाहेंगे कि आप बहुत कट कर गंदा ना करें, क्योंकि जितना क्लियर आपका पेपर होगा, क्लैरिटी होगा, आपके मार्क्स भी उसी तरह आएंगे। जैसे कि ये चर्चा जो है परीक्षा की तैयारी पे चल रही है, मैक्सिमम बच्चों ने तैयारियां कर ली होंगी, लेकिन लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे बच्चे जो हैं कुछ चीज़ें जो उनकी छूट रही होगी वो भी वो अपने तैयारी में इंक्लूड कर लें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें? ज़रूर। मैं सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी, क्योंकि ये टर्म वाइज में डिवाइडेड था तो आपको फुल सिलेबस नहीं है, सो बी वेरी क्लियर अबाउट द नंबर ऑफ लेसन्स जो आ रहे हैं। अभी ओनली 7 लेसन्स आ रहे हैं, तो बी क्लियर अबाउट द नंबर ऑफ लेसन्स। फिर आपका मैथ्स में क्या है, यू विल लर्न मैथ्स ओनली बाय डूइंग, तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। और कहाँ से करना है? एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी होते हैं। आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक या सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर्स हैं उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन बी श्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि मैथ्स में एक सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, सॉल्व, चेक एंड रिपीट। सॉल्व करें, आप जो आपने सॉल्व किया है उसको चेक करें। आप चेक करने पर आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उस गलती को रेक्टिफाई करें और याद रखें कि उसको रिपीट करें। सो इफ़ यू सॉल्व, चेक एंड रिपीट, आप देखेंगे कि आप इस मैथ्स एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को फॉर्मूला टिप्स थोड़ा देना चाहूँगी। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स में ही मीन, मीडियन और मोड है, तो मीडियन और मोड में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है कि मीडियन वाले फॉर्मूले में उसने मोड का फॉर्मूला लगा दिया है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स ये देना चाहूँगी कि क्योंकि मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से रिलेटेड है, तो आपको मीडियन में जो फॉर्मूला होगा उसमें CF आना जरूरी है, दैट मीन्स L + n/2 - CF / F × H। और उसी तरह आप मोड मीन्स फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, मीन्स फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो F1 F2 F0, ओके, तो F0 F1 F2 मीन्स F1 जितना भी फ्रीक्वेंसी है वो मोड पे ही जाएगा, तो मोड वाला फॉर्मूले में आपको CF नहीं लेना है। तो मीडियन वाले क्वेश्चंस में आपको CF और मोड में फ्रीक्वेंसी F0 F1 F2। जब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसको मगअप ना करें, अंडरस्टैंड करें तो यू विल बी एबल टू यूज इट। मेरा लास्ट फाइनल टिप जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है वो ये होगा कि आपके पास 2 आवर्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट 1 आवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को आप पहले कीजिएगा और 1 आवर का पूरा यूटिलाइज कीजिए। उसके बाद जो सेकेंड आपका 1 आवर मिलता है उसमें आप 45 मिनट्स
आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं और 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप अपने लिए रीचेक करने के लिए आप रख सकते हैं। तो इस तरह अगर बच्चे अगर करते हैं तो ज़रूर ये होगा कि उनका पूरा पेपर भी जाएगा और उनको अच्छे मार्क्स। और एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे फर्स्ट एग्जाम आपका 27 को है और मैथ्स जो है आपका 5th में है, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन आपके पास काफ़ी है, 7 डेज़ है और 7 चैप्टर्स हैं, तो इसका आप भरपूर यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप हर दिन के लिए आप टाइम टेबल सेट करिए और हर सब्जेक्ट को 1 आवर देते हैं, तो आप मैथ्स के लिए आप 2 आवर्स ज़रूर निकालिएगा, एटलीस्ट 2 आवर्स ज़रूर निकालिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आज की इस चर्चा में आप दोनों के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सुझाव को इस कार्यक्रम को देख रहे सभी बच्चे अपने आगामी परीक्षा में ध्यान रखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने दिलों में जुनून भर लीजिए, आगामी परीक्षा के लिए डट कर तैयारियां कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबको आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।